वेलकम बैक स्टूडेंट्स, मैं सत्येंद्र नाव का मैथ्स टीचर एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपनी मैथमेटिक्स की क्लास में। चैप्टर स्टार्ट करेंगे आज अपन फलन या फंक्शंस। ठीक है, तो ये अपने 11th-12th के सिलेबस का आखिरी टॉपिक है, फंक्शंस या फलन। इसके बाद एक मैथमेटिकल रीजनिंग बचा है जो कि अपनी एनसीईआरटी की बुक्स में नहीं आता है। मैथमेटिकल रीजनिंग, गणितीय तर्कशास्त्र। लिखो, इसमें फलन में लिखो, फलन में लिखो किसी समुच्चय। हाँ लिखो लिखो, थ्योरी है, लिखते जाओ जल्दी जल्दी। किसी समुच्चय ए से बी, टॉपिक है फलन फंक्शंस। लिखे इसमें किसी समुच्चय कैपिटल ए से बी में परिभाषित फलन या प्रतिचित्रण किसी समुच्चय कैपिटल ए से समुच्चय बी में परिभाषित फलन या प्रतिचित्रण प्रतिचित्रण को बोलते हैं मैपिंग। प्रतिचित्रण एक ऐसा नियम है जिसके अंतर्गत ए का प्रत्येक अवयव बी के एक अद्वितीय अवयव से संबद्ध होता है। बी के एक अद्वितीय अवयव से संबद्ध होता है। अद्वितीय अवयव से संबद्ध होता है। ठीक है, यहां पे इंपॉर्टेंट वर्ड है एक अद्वितीय, एक और अद्वितीय। मतलब क्या है कि यहां पे जैसे मान लीजिए ये कोई फलन दिया अपन को। देखो, अब अपने पहले पढ़ा समुच्चय से अपन गए कौन से चैप्टर पे, संबंध पे। अब संबंध में कोई नियम नहीं था, संबंध में बस एक ही बात थी कि क्रमित युग्म होता है। क्रमित युग्म मतलब अगर आपने ए से बी लिखा है मतलब ए पहले आएगा बी बाद में आएगा, अगर बी ए लिखा है तो बी पहले आएगा ए बाद में आएगा, इतनी सी बात थी। ठीक है, और अब क्या होगा, अब यहां पे कोई दो नियम है जो रिलेशन से फंक्शन को अलग बनाएंगे। रिलेशन से फंक्शन को अलग बनाएंगे, उसके लिए दो नियम है। दोनों नियम एक ही वर्ड में अंडरलाइन हो गए, एक अद्वितीय। एक अद्वितीय का मतलब ये है, यहां पे मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये ए ये बी। ठीक है, यहां पे वैल्यूज लिखी हुई है 1 2 3 4, यहां लिख दिया ए बी सी डी। ठीक है, अब नियम ये कहता है एक मतलब यहां से एक ही। ठीक है, या फिर ये 2 हो गया डी के साथ, 3 का बी के साथ और ये 4 का सी के साथ कर दिया। ठीक है, अब ये पूछा जाए कि ये जो अपन ने चित्रण किया है, प्रतिचित्रण किया है, मैपिंग की है, दिस इज कॉल्ड मैपिंग। ठीक है, ये जो मैपिंग की है, प्रतिचित्रण का है, क्या यह एक फलन है? यस, यह एक फलन है। फलन के दो नियम कौन से हैं? पहला नियम, ए में कुछ भी खाली नहीं बचना चाहिए। ए में कुछ भी खाली नहीं बचना चाहिए मतलब ए के सभी अवयव का यूज होना चाहिए। ठीक है, अगर ए में कोई भी खाली रह गया तो यह एक फलन नहीं है। फिर ये क्या है? रिलेशन है। रिलेशन में कोई नियम काम नहीं करता, जैसे भी जोड़ दो सब रिलेशन कहलाते हैं। ठीक है, तभी तो अपन ने रिलेशन क्या बनाए थे। मान लीजिए ए दिया हुआ है 1 2 3 4 5, बी दिया हुआ है ए बी सी डी, तो अपन बनाते थे रिलेशन। रिलेशन के लिए या तो कोई नियम देगा, वो देगा क्वेश्चन के अनुसार, तो आप बनाओगे उस टुकड़ा, या फिर डायरेक्ट बोला जाए रिलेशन बनाना है तो क्या बनेगा, एक का ए के साथ, फिर एक का बी के साथ, एक का सी के साथ, एक का डी के साथ, फिर 2 का शुरू होगा
फिर उसके बाद 3 का, 4 का और 5 का, तो सभी बन जाएंगे रिलेशन। रिलेशन के लिए कोई स्पेशल नियम नहीं है कि ये खाली छूटेगा, भरा आएगा, फिर कोई भी टुकड़ा उसमें से यूज कर लिया वो भी रिलेशन है। कोई भी टुकड़ा मतलब मान लीजिए कोई भी 5 इसमें से यूज कर लिए वो भी रिलेशन है, कोई 6 यूज कर लिए, 3 यूज कर लिए वो भी रिलेशन है। नंबर ऑफ रिलेशन बन सकते हैं, ठीक है। अंतर पता होना चाहिए रिलेशन और फंक्शन में डिफरेंस कहाँ आ रहा है। रिलेशन सब कुछ, जितनी भी मैपिंग हो सकती है सब रिलेशन है, ठीक है। लेकिन अगर फंक्शन की बात करेंगे तो फंक्शन में कोई पर्टिकुलर या तो नियम बनेगा, और पहली बात ये होगी कि ए में कुछ भी खाली नहीं छूटना चाहिए। तो पहला नियम तो ये पता लग गया फंक्शन के लिए, ए में, या यूं बोल सकते हो अपने लिए प्रांत वाला हिस्सा है, ठीक है। लेकिन प्रांत को नहीं बोल के इसे बोलते ए में। ये तो सिर्फ आपके लिए यह नियम, कुछ भी खाली नहीं रहना चाहिए। दूसरा नियम ये है, एक तो यहां से पता लग गया, ठीक है। अब ये बताओ मुझे, यहां पे सब एक के साथ जुड़े हैं, क्या ये वैलिड है? क्यों? एक ए से साथ जा रहा है और 2 के साथ जा रहा है, इसका मतलब जो भी अपने पास ए में अवयव है उनसे एक बार ही कनेक्शन निकलना चाहिए। ये पॉसिबल है क्या? ये 4 का इसकी जगह जाकर, ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल है, बट ये चीज पॉसिबल नहीं है। मतलब ए से ए के प्रत्येक अवयव का एक ही कनेक्शन होना चाहिए। अभी वर्ड मैं यूज नहीं कर रहा मैपिंग के अलावा कोई दूसरे, वैसे आप यहां पे कनेक्शन बोल रहा हूं, वैसे भी वर्ड आएंगे अपने, प्री इमेज, इमेज, प्रतिबिंब, पूर्व प्रतिबिंब, वो सब, ठीक है। तो अभी पहले ये नियम तो समझ में आया फंक्शन क्या होता है। तो फंक्शन के लिए काम समझ में आ गया क्या? क्या काम समझ में आया? पहला वर्क कि कोई भी खाली नहीं छूटना चाहिए ए से बी में। ए से बी है तो ए की बात हो रही है, सारा नियम जो है ए पे लागू होगा, बी के लिए कोई मतलब नहीं है उसको, ठीक है। तो ए में कुछ खाली नहीं छूटना चाहिए, और ए के अवयव से, एक ही अवयव से 2 कनेक्शन नहीं निकलने चाहिए। एक अवयव से 2 कनेक्शन नहीं निकलने चाहिए, ठीक है। इसलिए वहां पे लिखा है एक अद्वितीय, जो डेफिनेशन लिखी है उसमें लिखा हुआ है एक अद्वितीय, ठीक है। मतलब एक ही निकले, और अद्वितीय मतलब यूनिक, कोई दूसरा ना निकले उसकी जगह, ठीक है। तो एक अद्वितीय हो गया। नियम समझ में आ गए? अब अगर डायग्राम दिया जाए, मतलब ये दोनों का चित्रण दिया जाए, तो पहचान जाओगे। करें 1-2 क्वेश्चन। देखो, जैसे ये दिया है ए, ये दिया बी, ठीक है। ये दे दिया 1 3 5 7 ए बी सी डी। क्या यह फलन है? क्या फलन है? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं कि भाई नहीं है, सबका एक ही कनेक्शन निकल रहा है और यहां पे कुछ भी खाली नहीं छूट रहा है, ठीक है। अगर ये दे दिया जाए ए से बी, दिस इज ए, दिस इज बी, यहां पे बोल दिया -1 +1 3 5 -2, -3 -5 6 0 3, नहीं है। और अगर ये भी कनेक्ट कर दे तो बी का कोई फर्क नहीं पड़ता, बी में कुछ खाली छूट रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। क्लियर है? फंक्शन पहचानना तो बिल्कुल। अब इसको ग्राफ से कैसे पहचानते हैं? ग्राफ से, अब ग्राफ से पहचानने का तरीका ये होता है, यदि y अक्ष के समांतर सरल रेखा खींची जाए, y अक्ष के समांतर सरल रेखा खींची जाए, और वह एक सरल रेखा, मतलब सीधी रेखा, स्ट्रेट लाइन, 2 पॉइंट पर ग्राफ को कट कर दे, तो वह फलन नहीं होगा। ये कोई दिया है अपन को, ये कोई फलन दिया हुआ, मतलब अपने को ग्राफ दिया हुआ है, बोला गया ये फलन है या नहीं है, मुझे नहीं पता है किसका है, दिख रहा है वैसे तो e की पावर x है, लेकिन ठीक है, हमें नहीं पता क्या दिया हुआ है। हमें बस ये है बात कि ऐसा कोई ग्राफ दिया हुआ है, अब पहचानना है ये फलन है या नहीं है,
अब हर एक का तो आप बनाने से रहोगे, ग्राफ को उसमें थोड़ी कन्वर्ट करोगे वैल्यूज में, फंक्शन में। आपको तो बस ये पता लगाना है फलन है या नहीं है। तो कैसे पता लगाओगे? लाइन खींची पैरेलल, कितने पॉइंट पे काट रही है? एक पॉइंट पे, एक पॉइंट पे काट रही है तो फलन है, एक से ज्यादा पॉइंट पे काट रही है तो फलन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल वो तो क्या हो सकता है? व्रत, ये काटा, यहां पे काटा, फलन नहीं है। परवल है, परवल है, क्या होगा? इस तरीके से आया, ये काट गई, नहीं है। ठीक है, ग्राफ से पहचान जाओगे। चलो अब ये लिख लो एक दो एग्जाम्पल, जिसको जो चाहे वो लिख लो और नियम लिख लो अपने अपने शब्दों में, बता दिए। ए में कुछ खाली नहीं छूटना चाहिए, और दूसरा है ए के प्रत्येक अवयव का एक ही कनेक्शन होना चाहिए, और ग्राफी विधि से पहचानने का तरीका भी बता दिया, अपने शब्दों में लिख लो जिससे पहचान आ जाए। ठीक है, y अक्ष के पैरेलल कोई सरल रेखा खींचे, एक बिंदु पे काटे तो फलन है, एक से अधिक बिंदु पे काटे तो फलन नहीं है। सिंपल सी पहचान है। ठीक है, लिख लीजिए, लिख लो अपने शब्दों में सब। ओए तू क्या मोबाइल चला रहा है? लिख लीजिए। दो नियम, कोई एग्जाम्पल जरूरत लगे तो लिख लो, याद रखना चाहिए बस। प्रत्येक अवयव का एक ही कनेक्शन है, कनेक्शन इससे ज्यादा नहीं हो सकता। मतलब जो एक से हो रहा है ना, ये वैलिड नहीं है ये चीज। अगर ये हो गया तो फिर ये फंक्शन नहीं है। एक से दो कनेक्शन जा रहे हैं वो पॉसिबल नहीं है। और ग्राफी में ये लिख लो, ग्राफ दिया हुआ हो तो y अक्ष के समांतर सरल रेखा ड्रॉ करेंगे, एक बिंदु पे काटेगी तो फलन है, एक से अधिक बिंदु पे काटेगी तो फलन नहीं है। जैसे कि ये ग्राफ पे, इसमें ग्राफ आएंगे ना। हाँ, प्रश्न ऐसे नहीं पूछेगा सीधा सीधा, थोड़ा घुमा फिरा के, डुला डुलू के। थोड़ा सा लंबा खींचेंगे इस चैप्टर को, 4-5 दिन धीरे धीरे सारे क्वेश्चन कराने के लिए। हाँ फिर उसके बाद वो तर्क शक्ति वाला छोटा सा पार्ट है, 2 दिन का 3 दिन का, तो दिवाली तक निपेट देंगे। इसको थोड़ा सा लंबा खींचेंगे चैप्टर को, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं, फिर ये क्वेश्चंस और भी चैप्टर्स में काम आते हैं, तो ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे। इसके मतलब खींचेंगे मतलब ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे, ऐसे तो कैसे खींचूंगा चलो लिखो आगे। अच्छा, लिखने का तरीका रहता है f such that a tends to b, a to b, ठीक है। या फिर और क्या लिखते हैं, a से b में f फंक्शन है, ठीक है। कंटिन्यूएशन में ये लिख लो, फिर लिखो f समुच्चय a से समुच्चय b में एक फलन है, इसी को आगे लिख रहे हैं। f समुच्चय a से समुच्चय b में एक फलन है, अथवा
अथवा वापस बोलता हूं, f समुच्चय A से समुच्चय B में एक फलन है। f समुच्चय A से समुच्चय B में एक फलन है, अथवा f समुच्चय A का समुच्चय B में, f समुच्चय A का समुच्चय B में प्रतिचित्रण है। समुच्चय A का समुच्चय B में प्रतिचित्रण है। A का B में प्रतिचित्रण है। ठीक है, पढ़ने का तरीका ये, A से B में एक फलन है या फिर प्रतिचित्रण है। A का B में प्रतिचित्रण है। फुल स्टॉप, फिर लिखिए आगे। यदि फलन f के अंतर्गत, यदि फलन f के अंतर्गत a का अवयव, यदि फलन f के अंतर्गत a का अवयव, कैपिटल A का अवयव स्मॉल a, कैपिटल A का अवयव स्मॉल a, कैपिटल B के अवयव स्मॉल b से संबद्ध हो तो, कैपिटल A का अवयव स्मॉल a तथा कैपिटल B का अवयव स्मॉल b से संबद्ध हो तो स्मॉल b को a का, स्मॉल b को स्मॉल a का प्रतिबिंब, प्रतिबिंब इमेज या a पर फलन का मान कहते हैं, या a पर फलन का मान कहते हैं, या a पर फलन, प्रतिबिंब इमेज या, अच्छा स्मॉल या a पर फलन का मान कहते हैं, स्मॉल a पर फलन का मान कहते हैं, स्मॉल a पर फलन का मान कहते हैं। b बराबर f ऑफ a, मतलब ये हुआ फलन में a रखने पर b आएगा। फिर लिखो आगे, इसे अवयव a को, इसमें अवयव a को, इसमें अवयव छोटा, अवयव का बात आ रही है तो स्मॉल है ना, अवयव की बात आ रही है तो स्मॉल है। अवयव a को अवयव b का पूर्व प्रतिबिंब, अवयव a को अवयव b का पूर्व प्रतिबिंब ब्रैकेट में प्री इमेज कहते हैं। पूर्व प्रतिबिंब या प्री इमेज कहते हैं, प्री इमेज। ठीक, अच्छा पूर्व का मतलब क्या होता है पहले, तो देखो जब b से a की तरफ पढ़ोगे मतलब ये है कि b का a क्या है, b का a पूर्व इमेज है, पूर्व प्रतिबिंब है, और a का b प्रतिबिंब है। ठीक है, यहां से यहां u पढ़ रहे तो प्रतिबिंब है और u पढ़ रहे तो पूर्व प्रतिबिंब है, मतलब b का a क्या है, पूर्व प्रतिबिंब, और a का b प्रतिबिंब। कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। u गए इमेज प्रतिबिंब और u गए तो पूर्व प्रतिबिंब प्री इमेज। ठीक है, यही लिखा हुआ है, पढ़ते आगे, लिखो। देखो क्रमित युग्मों के रूप में, देखो इसे क्रमित युग्मों के रूप में कहा, हाँ हड़ी, क्रमित युग्मों के रूप में फलन, क्रमित युग्मों के रूप में फलन, f बराबर, अब क्रमित युग्मों के रूप में लिख रहे हैं, ये तो अपन ने
इमेज प्री इमेज के रूप में लिखा, हालांकि बोलने के लिए वो भी वैसा ही है, लेकिन अपन क्रमित युग्म मतलब ऑर्डर्ड पेयर के रूप में लिख रहे हैं। तो लिखेंगे स्मॉल एफ बराबर करली ब्रेसेस ए कॉमा बी, ठीक है, सच दैट बी बराबर एफ ऑफ ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। ये अपन ने क्रमित युग्म के रूप में लिख दिया। क्या लिखा है भाई, ए और बी में अवयव जो है ए और बी के रूप में है, ऑर्डर्ड पेयर है। बी बराबर एफ ऑफ ए, मतलब क्या होता है, फलन को इस प्रकार से लिखते हैं ना, वाई बराबर एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अब यहां अपन ने लिखा है ए से बी, ए से बी के लिए लिख रहे हैं, तो ए से बी में क्या होता है, एक्स तो कहां से आता है, यहां से आता है, और वाई कहां से आता है, यहां से आता है, ठीक है। तो y यहां से लिया तो y बराबर एफ एक्स, तो y लिया b से, तो b बराबर एफ ऑफ ए। बाद वाले में से b आएगा, ठीक है, उधर वाले में b, इधर वाले में a, तो b बराबर एफ ऑफ ए। y बराबर एफ ऑफ एक्स, x से y जा रहा है तो y आता है उधर, x आता है पहले, ठीक है। तो ये लिख दिया क्रमित युग्म के रूप में। लिखिए इसमें, ये लिखने के बाद लिखिए, देखो, तब स्मॉल एफ एक फलन होगा यदि, तब स्मॉल एफ एक फलन होगा यदि, फलन होगा यदि, पहला पॉइंट, किन्हीं दो क्रमित युग्मों का प्रथम अवयव समान ना हो। किन्हीं दो क्रमित युग्मों का प्रथम अवयव समान न हो। किन्हीं दो क्रमित युग्मों का प्रथम अवयव समान न हो। किन्हीं दो क्रमित युग्मों का प्रथम अवयव समान न हो, पहला पॉइंट। दूसरा, ए का प्रत्येक अवयव, ए का प्रत्येक अवयव किसी न किसी, ए का प्रत्येक अवयव किसी न किसी, ए का प्रत्येक अवयव किसी न किसी क्रमित युग्म का प्रथम अवयव हो। किसी न किसी क्रमित युग्म का प्रथम अवयव हो। क्रमित युग्म का प्रथम अवयव हो। जो नियम अपन ने वो डायग्राम वाले में लिखे थे, वही नियम यहां लिखे हैं, ठीक है। मतलब ये कि एक तो ए वाला अवयव कोई भी छूटना नहीं चाहिए, प्रथम पे आने का मतलब है कोई भी छूटना नहीं चाहिए। और एक लिखा है अपन ने, क्रमित दो युग्मों का प्रथम अवयव समान ना हो, मतलब दो बार नहीं आ जाए, वही वाली चीज है। दोनों को जो दो नियम वहां लिखे थे वही दो नियम यहां लिखे हैं, ठीक है। अब यहां पे एक चीज और लिखिए, यदि एन ऑफ ए बराबर स्मॉल एन, एन ऑफ बी बराबर स्मॉल एम, तब फलनों की संख्या बराबर नंबर ऑफ फंक्शन या फलनों की संख्या बराबर m पावर n होगी। फलनों की संख्या बराबर m पावर n होगी, m पावर n होगी, ठीक है। अब ये देखो कैसे आता है एक बार, ये ऑर्डर्ड पेयर है, a में अवयवों की संख्या n है, मतलब a में अवयव है n अवयव, ठीक है, 1 2 डैश डैश n अवयव है। b में अवयवों की संख्या कितनी है, m, ये b है, इसमें a b लास्ट में m तक है, m की काउंटिंग है। ये इस प्रकार से डिफाइन है, ठीक है। नंबर ऑफ फंक्शन निकालने, नंबर ऑफ फंक्शन, तो पहला वाला जो है वो कितनों से जुड़ सकता है, ऑप्शन कितने, ऑप्शन जुड़ तो एक सकता है, ऑप्शन कितने, m ऑप्शन, पहले वाले के पास m ऑप्शन,
दूसरे वाले के पास ऑप्शन कितने? एम से जुड़ सकता है ना, किसी से भी जुड़ सकता है दूसरा वाला भी। मान लीजिए पहला वाला ए से जुड़ा, दूसरा वाला भी इसके जुड़ गया, जुड़ सकता है। एम ऑप्शन पूरे खुले हुए इसके लिए भी, तो कब तक चलता रहेगा ये? मतलब यूं बोल सकता हूं एन बार, एन बार आएगा। पहले वाले के लिए आया, दूसरे वाले के लिए आया, तीसरे वाले के लिए, चौथे वाले के लिए, तो एन बार आएगा। अगर 2 बार आता है मतलब स्क्वायर, 3 बार आता है मतलब क्यूब, ठीक है। तो पावर m की पावर n इस तरह से आया ये मतलब ये बताया नंबर ऑफ फंक्शन में पहले वाले के पास ऑप्शन है m, दूसरे वाले के पास भी m, तीसरे वाले के पास भी m, तो जितने इसमें अवयव है उतने यहाँ पे ऑप्शन, उसके सबके ऑप्शन m ही रहेंगे। हर बार ऑप्शन m ही रहेंगे। तो नंबर ऑफ फंक्शंस हो गया m की पावर n। हाँ? एक में ये एक आ गया, बोल ये 2 आ गया, हाँ भाई ये बन गया ना। ये सिर्फ 5 है, ये ए है, ये बी है, ये बन गया। या तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। एक साथ थोड़ी बनते या है या, मतलब बनने वाले कुल, ठीक है। लिख लिया बेटा ये सारा? लिखो, ये लिख लो, ये तो समझ में आ गया होगा। तुम तो ये लिख लो अपने काम का, तो ये है, ठीक है ना। नंबर ऑफ फंक्शन तक लिख लो। क्या हुआ टिकम? क्या हुआ? हाँ उतार लिया। करे आगे लिखो, क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखिए। यदि कैपिटल ए बराबर 0 1 2 3, क्वेश्चन लिखो। यदि कैपिटल ए बराबर हाँ क्वेश्चन लिखो। यदि कैपिटल ए बराबर 0 1 2 3, प्रांशु नहीं है ना? कैपिटल ए बराबर 0 1 2 3, कैपिटल बी बराबर ABCD, F1 बराबर ऑर्डर पे लिखो 0 A 1 A 2 C 3 D। 0 B 1 A 0 B 1 A 2 C 3 D 2 C 3 D 0 D। F3 0 A 1 A 3 A, F3 0 A 1 A 3 A 3 A। F4 लिखो 0 D 1 C 0 D 1 C 2 C 0
हाँ भाई करे, चेक करना है कौन से फलन है और कौन से नहीं है, कौन सा है और कौन सा नहीं है। देखो पहले वाले में 0 1 2 3 0 1 2 3 कहा मारे, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है, फलन है। अब सेकंड में देखते हैं 0 1 2 3 0 फिर से आ गया, प्रथम अवयव रिपीट नहीं होना चाहिए, प्रथम अवयव रिपीट नहीं होना चाहिए, 0 रिपीट हो गया, फलन नहीं है। अच्छा ये फलन नहीं है तो क्या है, यह एक मैपिंग है, संबंध है, संबंध है बट फलन नहीं है। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट थर्ड पे, 0 1 2 गायब है, 2 गायब है, फलन नहीं है। पहले में से कुछ गायब भी नहीं होना चाहिए, 0 1 2 3 और कोई भी रिपीट नहीं हुआ, फलन है। ठीक है, पहचाना आ गया। पहले वाले में से कोई भी अवयव रिपीट नहीं होना चाहिए, पहले वाले में से कोई भी अवयव गायब नहीं होना चाहिए, 2 नियम है। तो 2 फलन है और 2 नहीं है। नेक्स्ट लिखिए है हेडिंग, फलन के प्रांत, सहप्रांत तथा परिसर। प्रांत, सहप्रांत तथा परिसर। प्रांत, सहप्रांत और परिसर। देखो यदि स्मॉल f समुच्चय कैपिटल A से समुच्चय B में परिभाषित, यदि स्मॉल f समुच्चय A से समुच्चय B में परिभाषित एक फलन है, यदि स्मॉल f समुच्चय A से समुच्चय B में परिभाषित कोई फलन है, तो समुच्चय A को फलन का प्रांत, समुच्चय A को फलन का प्रांत तथा समुच्चय B को फलन का सहप्रांत कहते हैं। समुच्चय A को फलन का प्रांत तथा समुच्चय B को फलन का सहप्रांत कहते हैं। सहप्रांत कहते हैं। समुच्चय B के उन सभी अवयवों को, समुच्चय B के उन सभी अवयवों का समुच्चय, उन सभी अवयवों का समुच्चय जो A के अवयवों के प्रतिबिंब है। समुच्चय B के उन सभी अवयवों का समुच्चय जो A के अवयवों के प्रतिबिंब है, F का परिसर कहलाता है। F का परिसर कहलाता है। समुच्चय B के उन सभी अवयवों का समुच्चय, समुच्चय B के उन सभी अवयवों का समुच्चय जो A के अवयवों के प्रतिबिंब है, जो A के अवयवों के प्रतिबिंब है, A के अवयवों के प्रतिबिंब है, F का परिसर कहलाता है। F का परिसर कहलाता है। ठीक है, रेंज, सबसेट, परिसर सबसेट है किसका, सहप्रांत का, सहप्रांत का। ठीक है, लिख लो ये भी। परिसर सबसेट है
सह प्रांत का सबसेट तो है ही, साथ में कई बार इक्वल भी हो सकता है। और जब परिसर बराबर सह प्रांत हो जाता है तो स्पेशल प्रकार का फंक्शन होता है जो अपन आगे पढ़ते हैं। हाँ, आच्छादक, आच्छादक फलन वही है सब, एक एक ही। बस आने वाले आने वाले, करो इंतजार। देखिए वास्तविक संख्याओं के लिखो क्वेश्चन, लिखो क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखो। वास्तविक संख्याओं के समुच्चय कैपिटल आर में एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय कैपिटल आर में एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, तब एफ का प्रांत, सह प्रांत और परिसर बताइए। वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है, मतलब ये क्या चाह रहा है, एक्स और वाई दोनों बिलोंग्स टू आर है, या यूं बोल दो आर से आर में फलन डिफाइन है। आर से आर मतलब वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में फलन डिफाइन है, या फिर यूं बोल दीजिए एक्स और वाई बिलोंग्स टू आर है। अब बताना है आपको प्रांत, सह प्रांत, जल्दी से बता दो फटाफट, सबको आता ही है। प्रांत होगा आर प्लस, आर माइनस, पूरा आर होगा, कोई दिक्कत तो नहीं। प्रांत में ये देखा जाता है x की कौन से मान पर वो अनडिफाइंड हो रहा है, कौन से मान पर अनडिफाइंड हो रहा है, मतलब कहां पे वो अनंत बन रहा है या नॉट डिफाइंड केस बन रहा है। ठीक है, तो देखते हैं भाई x का वो मान जहां पे ये नॉट डिफाइंड हो रहा है, कोई भी मान है ऐसा नहीं है, सब पे डिफाइन हो रहा है ना, कोई भी वैल्यू डालो तो वैल्यू दे देगा भाई, अनंत थोड़ी बन रहा है कहीं पे जाके, नहीं बन रहा। तो ये किस पे डिफाइन है, प्रांत आर पे, मतलब माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के लिए। अब आते हैं इसके सह प्रांत पे। सह प्रांत में कोई दिक्कत, ये सबका मान दे रहा है, ठीक है, आर से आर में डिफाइन है, सह प्रांत में भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं परिसर पे। या तो आप लिखोगे जीरो भी आ सकता है, क्या जीरो आ रहा है तो ये जीरो तो बराबर पे और इनफाइनाइट। एक तरीका तो ये होगा लिखने का, ठीक है, जीरो आ रहा है इसलिए जीरो पे बड़ा ब्रैकेट, वैल्यू जीरो तो आ ही सकती है, अगर मैंने यहाँ पे जीरो डाला तो जीरो आ जाएगा, ठीक है। और अगर मैंने -1 डाला तो भी +1 आएगा, और +1 डाला तो भी +1 आएगा। पॉइंट में डाला तो पॉइंट में देगा, बट पॉजिटिव ही देगा हमेशा, नेगेटिव नहीं देगा, ठीक है, इसलिए पॉजिटिव वाला। या फिर दूसरा तरीका लिखने का हो सकता है आर प्लस का मतलब सभी पॉजिटिव, साथ में क्या बच गया, इसमें जीरो नहीं है तो प्लस नहीं लगाते बेटा, अपन यूनियन यूज करते हैं, ठीक है। दोनों तरीके सही है लिखने के। और भी लिख सकते हैं, नहीं क्यों, पूर्ण संख्या कैसा आएगी, नहीं वो पॉइंट वाली संख्या भी तो आएगी, 0.1 रखने पे 0.01, ऐसे भी लिख सकते। देखो आर है, आर में सब कुछ आ गया, अब आर में से नेगेटिव वाला हिस्सा हटा दिया, ठीक है, नेगेटिव वाला हिस्सा हटा दिया उधर वाला,
हो गया तीनों चीजें क्लियर परिसर में? चलो लिखो, यदि कैपिटल ए बराबर, क्वेश्चन ये, यदि कैपिटल ए बराबर, अगला क्वेश्चन लिख लो, ये पहले परिसर लिख लो भाई सब, आराम से चलना था आज। एक हफ्ता पूरा, फिर एक हफ्ता पूरा, दोस्त है ना। और इसके लिखो अगला क्वेश्चन, यदि a बराबर 1 2 3 4 तथा f जो है वो डिफाइन है f सच दैट a to n fx बराबर 3x प्लस 2, तो f का परिसर, f का परिसर, हाँ परिसर निकालिए, निकाल दीजिए। x देखो प्रांत क्या होता है, ये रहा a से n, ये प्रांत, ये है प्रांत, परिसर ज्ञात करना है। a से डेटा उठाओ, इसमें रखते जाओ, तो परिसर आएगा 5 8 11, ठीक है। अब अगर यहां पे बोला जाए इमेज और प्री इमेज और इस रूप में पूछना है तो क्या बोलोगे फंक्शन में कि भाई f ऑफ 1 इज इक्वल टू 5 है, ये भी पढ़ना आना चाहिए। f ऑफ 1 इज इक्वल टू 5 है, परिसर से पता लग रहा है ये कि जब x का मान 1 रखा गया फंक्शन में तो इसने आउटपुट क्या जनरेट किया 5, ठीक है। f ऑफ 2 इज इक्वल टू 8 एंड सो ऑन, ठीक है। एक का प्रतिबिंब क्या है 5, एक का प्रतिबिंब 5 है और 5 का पूर्व प्रतिबिंब क्या है 1, पढ़ने का तरीका, ठीक है। एक का प्रतिबिंब 5 है और 5 का पूर्व प्रतिबिंब 1 है। क्वेश्चन शब्दों में देगा तो सब पहचाननी आनी चाहिए ना सारी चीजें, इसलिए जरूरी है, ठीक है। तो एक का प्रतिबिंब 5 है और 5 का पूर्व प्रतिबिंब 1 है। भाई ये एक उठाया, प्रांत है, प्रांत में से वैल्यू 0.1 ली, जैसे 0.1 रखी, उसका स्क्वायर कितना आया 0.01, तो वो आर में तो इसमें आ रहा है ना। क्यों रियल नंबर का सब कुछ होता है, वास्तविक संख्या में सब कुछ होता है, पॉइंट सब आते हैं, क्या नहीं आएगा। हाँ हाँ, तो क्यों नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, कौन सा बच गया, कौन सा बच गया, 3 बच गया, 3 किसी का तो स्क्वायर होगा, √3 का स्क्वायर बनेगा, 1.732 का स्क्वायर क्या आएगा 3 आएगा ना, तो बस बचा कहाँ, ये पूछना चाह रही थी 3, अच्छा हाँ, तो 1.732 का स्क्वायर होगा ना, इससे ऐसे हर एक वैल्यू आएगी, उसमें अनंत वैल्यूज है अपने पास, और अनंत वैल्यूज के स्क्वायर ऐसे ही बनेंगे, हर एक टर्म किसी ना किसी का स्क्वायर होगा, ठीक है। हाँ भाई हो गया क्या?
लिखो अगला। हाँ जी, सहप्रांत यहां से। सहप्रांत की बात हो रही है तो ये रहा सहप्रांत, ये लिखा हुआ प्रांत, ये सहप्रांत। परिसर निकालना था और कुछ भाई, प्रांत सहप्रांत परिसर पहचानने में कोई और दिक्कत? अरे ये तो क्लियर है ना सबको। यहाँ पे सुनो सुनो, यहाँ पे परिसर में 0 के बाद 1 2 3 4 5 6, जैसे अब 3 आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन ये था कि भाई ये 3 परिसर कैसे बना। ये 3 परिसर इसलिए बना क्योंकि ये किसका स्क्वायर हुआ होगा, √3 का स्क्वायर। √3 मतलब 1.732 का स्क्वायर हुआ होगा। तो प्रांत में 1.732 आ रहा है ना, तो वो रखेंगे तो ये स्क्वायर बन जाएगा उसका। तो इसलिए 3 शामिल होगा, 3.1 शामिल होगा, 3.2 शामिल होगा, सब शामिल होंगे क्योंकि सब किसी ना किसी का स्क्वायर है आर में से। आर का कोई भी मान हो सकता है, 0 से -∞ से +∞ तक कोई भी मान हो सकता है, अनंत मान है पॉइंटों में। तो हर एक टर्म किसी ना किसी का स्क्वायर तो बनेगा ही ना उसका, कोई ना कोई। इस वजह से यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ठीक है, परिसर में। और यहाँ तो क्लियर है ही, ये प्रांत होगा। अगर प्रांत पूछा जाए तो ए होगा, परिसर पूछा जाए तो नेचुरल प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, और परिसर पूछा जाए तो ये सहप्रांत। अच्छा, सहप्रांत था ये, हाँ ठीक है, ये प्रांत होगा, ये सहप्रांत होगा और ये परिसर रहेगा। ओके, क्लियर। लिखो एक और क्वेश्चन। यदि फलन, हाँ क्वेश्चन है, यदि फलन R2R तब y बराबर sin x का परिसर। y बराबर sin x का परिसर। y बराबर sin x का परिसर क्या होगा भाई? परिसर हो जाएगा अपने पास, ये शामिल होते हैं क्या दोनों? ठीक है, परिसर ये हो गया। या फिर लिखने का एक और तरीका है, x बिलोंग्स टू R सच दैट क्लियर है ना? ये तो बताना पड़ेगा। साइन एक्स और कॉस एक्स का मान सदैव -1 से +1 के मध्य होता है। तो -1 से +1 के मध्य, और दोनों शामिल होते हैं। यही चीज यहां लिखी है, वही चीज वहां लिखी है। हाँ, साइन एक्स की वैल्यू जो नहीं, यहाँ पे अपन ने x बिलोंग्स टू, और परिसर की फॉर्म में x लिया है अभी। परिसर को x, यहाँ पे x बोल दिया ना, तो x की टर्म में। यहाँ पे y बोलता तो y की टर्म में, बात एक ही है। नहीं समझा? कंफ्यूजन नहीं, वो x है, लेकिन अपन ने यहाँ पे x परिसर के लिए यूज किया है, वेरिएबल है। वो सही है बात, लेकिन हमने यहाँ पे x को लिया है, x की फॉर्म में लिख लो। तू चाहता है y की फॉर्म में लिखो, तो यहाँ y बिलोंग्स टू r करके ऐसे लिख दो, वो एक ही बात है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। यदि फलन R2R तब e की पावर x का परिसर, e की पावर x का परिसर। फलन R से आ रहा है, मतलब रियल नंबर टू रियल नंबर है, e की पावर x का परिसर। बोलो,
e की पावर x क्या होता है, ग्राफ याद है? तो जो y का मान आएगा सदैव कैसा आएगा, लिखो। अच्छा जीरो आता है क्या? जीरो भी नहीं आता? आता है जीरो? किस पे जीरो आएगा? x का कौन सा मान रखूंगी जीरो आएगा? तो माइनस इन्फिनिटी तो शामिल ही नहीं करते ना। जीरो आता है क्या? नहीं आता। तो सीधा सीधा क्या होगा परिसर, e की पावर x का परिसर केवल पॉजिटिव मान, जीरो शामिल नहीं होगा। तो शामिल हो जाता है अपने आप, जीरो शामिल नहीं होगा। या फिर क्या लिख सकते हो, एक ही बात है। यस, जीरो माइनस इन्फिनिटी पे आता है और माइनस इन्फिनिटी अपन और में शामिल ही नहीं करते, तो इसलिए जीरो शामिल नहीं होगा, केवल r प्लस आएगा e की पावर x। e की होता क्या है, e होता है 2 पॉइंट, अगर x का मान चाहे पॉजिटिव रखो चाहे नेगेटिव रखो, हर बार ये पॉजिटिव मान ही देगा। ठीक है, अब आ जाओ थ्योरी पे वापस, लिखो। हाँ, पहली हेडिंग लिखिए अचर फलन, अचर फलन, अचर फलन। फिर लिखो इसके ब्रैकेट में कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, अचर फलन ब्रैकेट में लिखिए कांस्टेंट फंक्शन। एक ऐसा फलन जिसके अंतर्गत एक, हाँ कांस्टेंट फंक्शन, इसमें लिखो एक ऐसा फलन जिसके अंतर्गत उसके प्रांत का प्रत्येक अवयव, एक ऐसा फलन जिसके अंतर्गत उसके प्रांत का प्रत्येक, उसके प्रांत का प्रत्येक अवयव सहप्रांत के एक ही अवयव से संबद्ध हो, सहप्रांत के एक ही अवयव से संबद्ध हो। एक ही अवयव से संबद्ध हो, केवल एक अवयव से। ठीक है, एक एक नहीं, अलग अलग नहीं, केवल एक ही अवयव से संबद्ध हो, अचर फलन कहलाता है, अचर फलन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, मतलब उदाहरण के लिए ऐसा दे दिया अपन को कोई भी फलन में, एग्जाम्पल लिया है a से n दिया है, a दे दिया इस प्रकार का है 1 2 3 4 और y बराबर दे दिया c। ठीक है, तो क्या होगा, ये कुछ इस प्रकार का बनेगा, जैसे ये हो गए यहां पे 1 2 3 4, यहां c, ठीक है, ये कहलाएगा अचर फलन। मतलब सभी अवयव जाकर एक ही बिंदु पे मिल जाए तो उसे बोलेंगे अचर फलन या कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, और अगर ऐसे लिखना चाहे तो फंक्शन ऑफ 1, फंक्शन ऑफ 2, फंक्शन ऑफ 3, फंक्शन ऑफ 4 इज इक्वल टू सी। ये सब अपन को पहचानने पड़ेंगे अगर प्रश्न में आते हैं तो यूज। ठीक है, कि अगर सभी अवयव की मान, फलनों के मान बराबर आ रहे हो, इसका मतलब वो एक कांस्टेंट फंक्शन है।
x के रूप में जो मतलब x के रूप में इसको y बराबर c को, तो यहाँ y बराबर एफ एक्स लिखेंगे तो x बराबर एफ इनवर्स ऑफ c, प्रतिलोम फलन वाले। पहला हो गया। सेकंड लिखिए तत्समक फलन, आइडेंटिटी फंक्शन, तत्समक फलन। फर्स्ट हो गया कांस्टेंट फंक्शन, सेकंड लिखिए तत्समक फलन, तत्समक फलन ब्रैकेट में आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन। 12th है ना आइडेंटिटी, स्पेलिंग बोलते हो उससे मीनिंग है, तेरी बेइज्जती करा रहा है। अरे आइडेंटिटी नहीं आता क्या? लिखो इसमें किसी समुच्चय ए से, किसी समुच्चय ए से ए में परिभाषित, किसी समुच्चय ए से ए में परिभाषित, किसी समुच्चय कैपिटल ए से कैपिटल ए में परिभाषित ऐसा फलन जिसके अंतर्गत ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से और केवल स्वयं से संबद्ध हो, स्वयं से और केवल स्वयं से संबद्ध हो, तत्समक फलन कहलाता है। तत्समक फलन कहलाता है। कैपिटल आई ए बराबर एक्स, कैपिटल आई ए बराबर एक्स मतलब क्या हुआ कि y बराबर एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स, यह एक तत्समक फलन है। क्यों? x का मान 1 रखा तो y भी 1 आएगा, x का मान 2 रखा तो y भी 2 आएगा, खुद का खुद के साथ ही रिलेशन बनेगा, तत्समक फलन कहलाएगा। ठीक है, यह एक तत्समक फलन है। x कहां से भी बिलोंग करे, जो भी x का मान आएगा वही y में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो दोनों सेम टू सेम हो जाएंगे। बात यह है एक का एक के साथ, दो का दो के साथ, तीन का तीन के साथ। अगर ए बी सी डी है तो ए का ए के साथ, बी का बी के साथ, सी का सी के साथ। तो जो x है वही y है, इसे बोलेंगे तत्समक फलन या आइडेंटिटी फंक्शन। थर्ड, लिखिए तुल्य फलन, तुल्य इक्वल, इक्वल फंक्शन। हाँ तो मैं क्या बोलूं, इसकी स्पेलिंग बोलूं कि मीनिंग बोलूं कि क्या बोलूं? इक्वल फंक्शन लिखो। इसमें दो फलन f तथा g तुल्य कहलाते हैं यदि दो फलन f तथा g, स्मॉल f तथा स्मॉल g, स्मॉल f तथा स्मॉल g तुल्य कहलाते हैं यदि f का प्रांत बराबर g का प्रांत, यदि f का प्रांत बराबर g का प्रांत, कॉमा f का सहप्रांत बराबर g का सहप्रांत, f का प्रांत बराबर g का प्रांत, f का सहप्रांत बराबर g का सहप्रांत, दोनों नियम हो गए। उसके बाद फिर कॉमा fx बराबर gx, fx बराबर gx, दोनों के प्रांत बराबर हो, सहप्रांत बराबर हो और फलन भी बराबर हो, तब जाके वो तुल्य फलन कहलाएगा या इक्वल फंक्शन कहलाएगा। डायरेक्टली fx बराबर एक्स स्क्वायर दिया है जी, अगर ये सिर्फ दे दिया fx बराबर एक्स स्क्वायर, जी ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, और हम ये बोल दे, ये नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है ये a से b में डिफाइन हो और ये r से n में डिफाइन हो या कुछ भी और चीज। ठीक है,
या ये आर से आर में डिफाइन हो, मान लो ये दे दिया ये दे दिया, ये ए से बी में है, ये आर से आर में है, तो ये अब तुल्य फलन है क्या? नहीं है। ठीक है, तो दोनों के प्रांत भी बराबर होने चाहिए, सह प्रांत भी बराबर होना चाहिए और फलन दिखने में भी बराबर होना चाहिए, तब वो कहलाएगा तुल्य फलन। अभी ये बराबर है क्या? तुल्य फलन है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि इसके प्रांत और सह प्रांत अलग अलग है, इसका है ए से बी, इसका है आर से आर। नेक्स्ट लिखिए, हाँ अगला लिखो, मापांक फलन। मापांक फलन हालांकि पहले हो चुका है, फिर भी एक बार लिख लेते हैं, टॉपिक में है इसलिए, चैप्टर में है तो लिख लेते हैं प्रॉपर। तो मापांक फलन ब्रैकेट में लिखेंगे एब्सोल्यूट फंक्शन, एब्सोल्यूट ABSOLUTE, एब्सोल्यूट फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन MODULUS, मॉड्यूलस फंक्शन, एब्सोल्यूट फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन, मापांक फलन। लिख लिया? एब्सोल्यूट की स्पेलिंग आ गई ना, ABSOLUTE, तो एब्सोल्यूट फंक्शन, मापांक फलन। ठीक है, एफ ले लो। अरे यार तुम्हें हो क्या गया वापस से? ठीक है, तो पहला लिखो, इसमें लिखो फंक्शन R टू R, R हो गया इसका प्रांत और R ही हो गया इसका सह प्रांत। अब परिसर की बात आती है, तो परिसर तैयार करना है। ठीक है, ग्राफ सबको पता होगा किस प्रकार का बनता है, V आकृति का, पहले भी बताया है, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं सारी चीजें। ये होता है अपना X, इधर होता है Y। ठीक है, जहां भी ये f ऑफ x है अपने पास, मॉड्यूलस ऑफ x। ठीक है, मॉड एफ एक्स का मतलब ये है कि यहां पे जो भी इसके मान अंदर बनेगा 0, वहां पे इसका पॉइंट बनेगा जहां पे ये मिलेगा, v पॉइंट बनाएगा। ठीक है, तो यहां पे 0 रखने पे 0 बनता है, दैट्स वाई ये ग्राफ कुछ इस प्रकार का बनेगा। और डिफाइन करने का तरीका रहता है मॉड ऑफ x इज इक्वल टू x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे प्लस x और x लेस देन 0 पे माइनस x। ठीक है, 0 पर 0 हो जाएगी वैल्यू, 0 से आगे पॉजिटिव वैल्यू देता रहेगा 1 2 3 4 5 6 और यहां पे नेगेटिव। तो दिस इज y ऑफ y बराबर x, दिस इज y इक्वल टू माइनस x। अब परिसर की बात बता दो जल्दी से। हाँ? परिसर क्या होगा? पहले तो ये चेक करो क्या ये फलन है। फलन चेक करने का तरीका क्या बताया था ग्राफ से? y के समांतर कोई भी एक रेखा खींचेंगे तो एक पॉइंट पे कट करेगी, इसका मतलब फलन है ग्राफ से। ठीक है, अब बात आती है इसके परिसर की, तो परिसर क्या चल रहा है इसका? ठीक है, जहां भी ये वैल्यूज जा रही है तो ये डिपेंड करेगा अपना जो भी अपने को सह प्रांत दिया हुआ है उस पे, सह प्रांत पे डिपेंड करेगा। ठीक है, ग्राफ तो समझ में आई गया, सह प्रांत पे डिपेंड करेगा इसका परिसर। मान क्या आएगा? हमेशा पॉजिटिव, r प्लस की तरह, r प्लस प्लस और साथ में 0 भी आएगा। ठीक है, तो लिखो एक बार, मापांक फलन को निरपेक्ष मान फलन भी कहते हैं। मापांक फलन को निरपेक्ष मान फलन भी कहते हैं।
निरपेक्ष मान फलन भी कहते हैं। और अगर परिसर की बात करेंगे तो r प्लस यूनियन 0। क्लियर है? पॉजिटिव मान साथ में 0 भी शामिल है। ओके, और वो चीज तो पता ही है, अगर मॉड में दे दिया f ऑफ x, मॉड में दे दिया x प्लस 2, किस प्रकार का ग्राफ बनेगा? अंदर वाले को 0 करो, x इक्वल टू -2 पर मार्क करो तो v आएगा, ये यहां इस प्रकार का ग्राफ बनेगा। ठीक है, बनाया हुआ है पहले, फिर से रिपीट आ गया फंक्शन तो बता दिया। x -2 की बात होगी तो x बराबर 2 पर आएंगे और यहां से यहां ग्राफ जाएगा। ठीक है, मतलब मॉड्यूलस के अंदर 0 बनाना है और वहां पे v वाला पॉइंट बनेगा। फिर वही अगर संतत और अवकलनीयता की बात करें तो कहां पे संतत होगा और नहीं होगा? संततता की बात करेंगे तो संतत है फलन, मॉड्यूलस फंक्शन सदैव संतत फलन होता है, लेकिन अवकलनीय नहीं होता है। और कहां पे नहीं होता है? जहां पे ये V वाला शेप बनाता है, पॉइंट बनाता है, तीक्ष्ण घुमाव बनाता है, शार्प कट। ठीक है, शार्प एज बोलते हैं। ठीक है, लिख लो, ये पॉइंट भी लिख लो, वापस आ गया लिख लो, कोई बात नहीं, रिपीट हो रहा है, साइड में लिख लो आप तो, डायग्राम की साइड में। संतत होता है, संतत होता है, फलन जो है संतत है सब जगह पर। और कहां पे अवकलनीय नहीं है? जहां पे 0 होता है। तो यहां पे ऐसे मार्क कर देना कि अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है, इस बिंदु पे अवकलनीय नहीं है। मॉड x की बात करेंगे जो 0 पे नहीं है, मॉड x प्लस 2 की बात करेंगे तो -2 पे नहीं है, मॉड x माइनस 2 की बात करेंगे तो +2 पे नहीं है। इस तरीके से चेंज होता है। तो यहां लिख लेंगे इस अवकलनीय नहीं है, संतत सब जगह है, अवकलनीय यहाँ पे नहीं है। और इसका दूसरा नाम क्या हो गया हिंदी में? निरपेक्ष मान फलन, एब्सोल्यूट फंक्शन, निरपेक्ष मान फलन। नेक्स्ट लिखिए चिन्ह फलन, चिन्ह फलन। चिन्ह फलन ब्रैकेट में बोलेंगे सिग्नम फंक्शन, SIGNUM। सिग्नम फंक्शन, चिन्ह फलन। सिग्नम फंक्शन, चिन्ह फलन। सिग्नम, सिग्नम फलन या चिन्ह फलन। ठीक है, काम कैसे करता है? f ऑफ x बराबर SGN ऑफ x इज इक्वल टू, याद है किसी को? जब x ग्रेटर देन 0 होता है, x इक्वल टू 0 होता है और x लेस देन 0 होता है। ग्रेटर देन 0 पे +1, 0 पे 0, -1। परिसर बताओ इसका, परिसर बताओ। -1 से +1 आएगा या ये केवल ये 3 मान आएंगे? केवल 3 मान आएंगे, से लेकर तक तो नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि बीच के मान देगा ही नहीं ना, बीच के मान देगा ही नहीं। केवल फिक्स है, +1 देगा, 0 देगा, -1 देगा, बीच के मान देगा ही नहीं। तो परिसर क्या आएगा? -1, 0, +1। तो सिग्नम फंक्शन का परिसर फिक्स है -1, 0, +1। ग्राफ कैसा बनेगा? ये आ गया x, ये आ गया y। ठीक है, ये हो गया 0, 0 पे तो 0 है। ठीक है भाई,
देखो ग्रेटर देन 0 पे 1 है, तो ये मैंने 1 ले लिया, यहाँ पे -1 ले लिया, ठीक है। x में यहां बढ़ रहा है, इसका मतलब यहां पे 1 शामिल है क्या? मतलब 0 पे शामिल है क्या? 0 पे 1 है क्या? नहीं, तो यहां पे आएगा खोखला गोला, शामिल नहीं है ना। कहां पे आएगा x बराबर 0 पे डार्क गोला? यहां पे। x भाई ये क्या बता रहा है? ये y अक्ष पे अगर कुछ भी होगा तो क्या बता रहा है? y अक्ष पे क्या 0 होता है? x बराबर 0 होता है, ठीक है। तो x बराबर 0 पर y 0 है, x बराबर 0 पे y 0 है, तो डार्क गोला कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। डार्क गोला मतलब शामिल करना है, और खोखले का मतलब शामिल नहीं करना है। तो ये वाला भाग इस प्रकार का होगा, एरो बना दिया मतलब चलता रहेगा, बिल्कुल आएगा। बनाओ खोखला, इधर भी ये खोखला बनेगा, क्योंकि ये 0 पे तो शामिल ही नहीं है ना, इधर ही ये बस शामिल। शामिल है ना, बिल्कुल है। 0 पे थोड़ी है, लेकिन सिर्फ 0 पे बात आ रही है मेरी तो। x पर अगर मैंने यहाँ डार्क गोला बनाया तो क्या मतलब होगा उसका? चलिए बताओ। शामिल हो गया, x बराबर 0 पर हो गया, तो x बराबर 0 पर तो बोल ही नहीं रहा ना ये, फिर तो x बराबर 0 खुद ही कंफ्यूज हो जाएगा। ये भी डार्क, ये भी डार्क, ये भी शामिल है, ये भी शामिल है, ये भी शामिल है, कौन सा मान है? ठीक है, तो केवल और केवल इसका मीनिंग ये है कि x बराबर 0 पर 0 शामिल है, इसलिए यहाँ पे डार्क किया है, और 1 शामिल नहीं है। x बराबर 0 पर शामिल नहीं है, 0 से जस्ट बगल में जाते ही 1 शुरू हो गया, जस्ट बगल में। अब जस्ट बगल पहुंच नहीं सकते, इसलिए इस तरीके से शो किया जाता है। जस्ट बगल बोलेगा कोई 0.1 है, तो 0.01 भी है, 0.001 भी है, 0.001 भी है, इस वजह से इस तरीके से लिखा जाता है गणितीय रूप में, ग्राफ में। मतलब x बराबर 0 पर 0 है, x बराबर 0 पर 1 नहीं है। खोखले का मतलब है 1 नहीं है, और डार्क का मतलब है ये है, ठीक है। इसलिए इन दोनों पे खोखला आया है, और वहां से ये हो गया ग्राफ। परिसर आ गया -1 0 1, और कुछ चाहिए इसमें? नहीं। फिर लिखो f(x) बराबर इसी में ही mod x अपॉन x जब x नॉट इक्वल टू 0, और f(x) बराबर 0 जब x इक्वल टू 0। ये भी एक डेफिनेशन है इसको शो करने की। फलन डिफाइन कहाँ हो रहा है? डिफाइन हो रहा है r से r में, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, सब सारी वैल्यू कवर कर रहा है, तो r से r में। ठीक है, फिर लिखिए नेक्स्ट, बहुपद फलन, पॉलिनोमियल फंक्शन। बहुपद फलन पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, POLYNOMI, पॉलिनोमियल फंक्शन। फलन f R2R, फलन f R2R एक बहुपद फलन कहलाता है यदि फलन R2R एक बहुपद फलन कहलाता है यदि R के प्रत्येक x के लिए, R के प्रत्येक x के लिए y बराबर f ऑफ x, y बराबर f ऑफ x बराबर a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर a3x क्यूब डैश डैश डैश
आर के प्रत्येक एक्स के लिए y बराबर ये, अगर इसमें अधिकतम घात 2 घात होती है तो द्विघाती है, 3 घात होती है तो त्रिघाती है, 1 घात होती है तो x की, जब x की पावर 1 है तो समीकरण को क्या मतलब बहुपद को बोलते क्या है? रेखीय, लीनियर। और जब घात 0 होगी तो x की घात 0 होगी तो कांस्टेंट, अचर। भाई ये बोल रहा हूं यहां पे, ये है किस पे डिपेंडेंट है? n पे, ठीक है। अगर n अधिकतम 2 हुआ तो आपने बोला द्विघात हो जाएगा, द्विघात हो जाएगा ना। अगर अधिकतम 3 हुआ तो त्रिघाती हो जाएगा, और इस प्रकार से आगे बढ़ता रहेगा। अब कम पढ़ते हैं, जैसे ही 1 घात रह गई तो रेखीय हो जाएगा, जिसे बोलते हैं लीनियर इंग्लिश में। और जैसे ही घात 0 हो गई तो x की घात 0 हो गई, मतलब x खत्म हो गया। किसी की भी घात 0 1 हो जाता है तो x की घात 0 1 हो गया, मतलब क्या रह गया? अब वो कांस्टेंट फलन, अचर पद, ठीक है, क्लियर। अब बात आ रही है, यह एक बहुपद है। अच्छा n कहां, n किसको बिलोंग करता है? क्या n का मान 1/2 हो सकता है, 1/3 हो सकता है? नवीं क्लास में चैप्टर आता है बहुपद, वहां पे पढ़ाया जाता है कि अभिषेक क्या पढ़ाया जाता है? वहां पे यह पढ़ाया जाता है कि कभी भी अगर आप बहुपद लिख रहे हैं या पॉलिनोमियल लिख रहे हैं, तब n जो है सदैव पूर्णांक नंबर होगा, और √1/3 ये नहीं होगा, ठीक है। ना ही बटे में लिखा जाएगा, ना ही माइनस में लिखी जाएगी घात। तो हमेशा n जो है n बिलोंग्स टू w, w मतलब होल नंबर, होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या है, मतलब 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अगर n बराबर 0 हो गया तो कहलाएगा ये है कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। ऐसे मत देखो यार, सही है ना। तो n बिलोंग्स टू w, आंखें बंद करके मत देखो, लिखो यार। होल नंबर WHOLE, होल नंबर 0 से लेकर डैश डैश, ठीक है, होल नंबर। अब आओ क्वेश्चंस पे, लिखो पहला क्वेश्चन, लिखो क्वेश्चन। y बराबर एक्स स्क्वायर, y बराबर एक्स स्क्वायर, फलन R2R, हाँ, y बराबर एक्स स्क्वायर फलन R2R, R2R लिख लिया। y बराबर एक्स स्क्वायर फलन R2R, इसमें लिखो फिर ग्राफ, ग्राफ प्रांत परिसर, ग्राफ कॉमा प्रांत कॉमा परिसर, ग्राफ कॉमा प्रांत कॉमा परिसर, क्वेश्चन मार्क बनाओ। सबसे पहले ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए बचपन की यादें करनी है। बचपन की यादें मतलब x के कुछ मान नेगेटिव, कुछ मान पॉजिटिव और एक जीरो x की जगह पे रखेंगे, y के मान आएंगे, उनको ग्राफ में शो करेंगे और जोड़ देंगे। मतलब ये करो, डायरेक्ट बना सकते हो, डायरेक्ट बना दो। मुझे तो ग्राफ चाहिए, प्रांत चाहिए, परिसर चाहिए, डायरेक्ट भी बन जाएगा। याद आ रहा हो तो, किसी को याद हो रहा हो तो डायरेक्ट। याद तो आया तुझे, लेकिन सही याद नहीं आया। हाँ नहीं, अरे क्या, y बराबर एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर बराबर हमने पढ़ा है 4ay, क्या था ये?
हाँ कट हो रहा था ना, तो ये 4 है यहाँ पे नहीं है, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर बराबर वाई क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। जिसको ये याद नहीं आया बचपन की यादें वाला तरीका, तो वो भी देख लो, क्योंकि कई जगहों पे करना पड़ेगा जहां पे वैल्यूज। अब ये चीज है ना, हर बार आप जरूरी नहीं है आपको प्री डिफाइंड फलन ही आए, हो सकता है नॉट डिफाइंड वाला फलन आ जाए। नॉट डिफाइंड मतलब ऐसे एक्स क्यूब, एक्स की पावर 4, 3x कुछ भी करके प्लस माइनस कर दे। तो ये आपको बेसिक तरीका है, वो क्या है, ये बेसिक तरीका याद है ये तो, ठीक है। जहां नहीं समझ में आया वहां ये यूज कर लेना, बन जाएगा अपने आप ग्राफ। ग्राफ की जरूरत पड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो ग्राफ बनाने के लिए ये बेसिक तरीका यूज कर लेना। कुछ वैल्यू नेगेटिव, कुछ वैल्यू पॉजिटिव और एक जीरो, ठीक। ये रखा -1, -2, -3, 0, 1, 1 4 9, 0 1 4 9। आ गया। इनको जब शो करोगे तो ऑटोमेटिकली ग्राफ ऐसा बनेगा, ठीक है, ये ऐसे ऐसे बनेगी। तभी सही कर रहे हो, फिर तो बंदी कर दे ऐसे तो। हो गया, ग्राफ आ गया। चलो बात करते हैं प्रांत की, बोलो भाई। और परिसर तो पहले लिखा था, परिसर हो जाएगा R प्लस यूनियन 0, R प्लस यूनियन 0, और प्रांत हो जाएगा कैपिटल R। लिखो एक और क्वेश्चन, अभी फलन और है लेकिन अभी क्वेश्चन करेंगे आज। लिखो, हाँ, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के लिए परिसर ज्ञात कीजिए। वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के लिए परिसर ज्ञात कीजिए। परिसर ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है f ऑफ x बराबर 1 माइनस मॉड ऑफ x माइनस 2। दूसरा है g ऑफ x बराबर 1 प्लस 3 cos 2x। और थर्ड है h ऑफ x बराबर, हाँ 3 क्वेश्चन है अलग अलग, x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जो दिया हुआ है सबके लिए वो दिया हुआ है R2R। प्रांत और सहप्रांत दिया हुआ है, परिसर ज्ञात करना है, करो ज्ञात। आराम से तसल्ली से। परिसर ज्ञात करें। नहीं तू करके रख, करके रख। थोड़ी देर, 20 मिनट बस, 15 मिनट करो, परिसर निकालो बस। पहले वाले का ही है।
r-1 कैसे बना रहा है? r माइनस यूनियन 0 से 1। मतलब नेगेटिव वाला पार्ट तो पूरा कवर कर दिया तूने, और साथ में देखते बना लिया क्या सबने? एक एक तो बनाओ। 0 to -∞। तीन से अनंत है। चलो देखते हैं। सबसे पहले बात करो, अगर ये होता तो क्या होता? इस वाले में क्या होगा? मॉड ऑफ x-2। मॉड कहां पे डिफाइन होता है? मॉड का फलन की अगर ग्राफ की बात करें तो कुछ इस प्रकार का ग्राफ आएगा x-2 का। ठीक है, 0 शामिल है क्या? भाई ये बात आ रही है, क्या इसमें 0 बैठ सकता है? जब 2 होगा तो 0 शामिल है। 0 शामिल है ना x बराबर 2 रखने पर, इसकी बात कर रहा हूं अभी। ठीक है, तो ये बता मुझे मॉड्यूलस क्या देगा? हमेशा पॉजिटिव मान देगा। कहां से कहां तक देगा? 0 से अनंत तक देगा। 0 to इन्फिनिटी देगा। मतलब मॉड ऑफ x-2 की बात करें दे रहा है यहां तक। अरे सिर्फ जो लिखा है वो देखो भी, ये तो समझ में आ गया। मॉड जो होता है सदैव पॉजिटिव मान देता है, और देगा कहां से? 0 से अनंत तक। पॉजिटिव की रेंज यही है। माइनस से गुणा हो रहा है, अगर माइनस से गुणा करते हैं तो चिन्ह बदल जाते हैं। -x-2 कहां से शुरू होगी अब कहानी? ठीक है, जोड़ो एक। तेरे वाले में 0.5 आ रहा है। कौन सा? सेकंड वाला देखते अभी। पहले फर्स्ट वाला आराम से मिला लो। उससे तो केवल ये पता लगता है ना बेटा 0 शामिल है कि नहीं है। तो वही तो लगाया है। मॉड का मतलब क्या है भाई? मॉड क्या देता है? मॉड क्या दे रहा था परिसर में? पॉजिटिव मान दे रहा था ना, 0 से अनंत। मॉड लिया 0 से अनंत, जो जो कहानी मांग रहा है वो करते गए, माइनस अनंत से 1 तक पहुंच गए। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्या आ रहा है भाई बताओ? चले वापस सेकंड वाले पे।
प्रवेश कर लिया क्या सेकंड वाला बेटा? सब कर लिए नहीं क्या? अच्छा कर तो लिया ना। चल अब मैच करते हैं। cos 2x cos थीटा रेंज क्या होती है? अब तो सही किया होगा फिर। इसके बाद तो अपने आप चलते जाना है गाड़ी में। cos 2x 3 से गुणा करा, दोनों तरफ 3 से गुणा करने पर एक जोड़ने पर थर्ड दिया हुआ है x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। निकालो r पड़ेगा। देखो r आएगा क्या, सोचो आराम से। 1 रखेगा तो निकाल लिया सबने? पक्का पक्का ना? करे थर्ड वाला एक फलन के रूप में आ रहा है, कोई डायरेक्ट वैल्यू अवेलेबल नहीं है। ठीक है, ये हमेशा आपको कंफ्यूज करेगा कि डायरेक्ट पहचानने की कोशिश करोगे तो करना क्या है आपको, हमेशा y मान लो। y बराबर fx होता है ना, तो y बराबर hx, तो y मान लिया। वज्र गुणा करो समीकरण बनाओ वज्र गुणा करो समीकरण बनाओ, द्विघात समीकरण बनेगी एक। एक्स स्क्वायर वाई यही बन रही है कि देखने एक बार। किसके पदों में द्विघात है? x के पदों में द्विघात है, तो x का मान किससे निकालेंगे? वो श्रीधराचार्य सूत्र से। y के पदों में आएगा, निकालिए। x के पदों में द्विघात बन रहा है x, तो x का मान निकालते हैं। x बराबर माइनस बी, x नहीं हो गया? कंफ्यूज से बचने के लिए अब लगा दो बी स्क्वायर माइनस 4ac नहीं आएगा। x बराबर 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4y स्क्वायर अपॉन 2y लिखो। x क्या है? वास्तविक होना चाहिए ना, प्रांत आपको पहले से बोला गया है वास्तविक होना चाहिए। अब y का मान सेट करके देखो कहां पे क्या बिगड़ रहा है। y का मान अगर मैं 1 माइनस 4y स्क्वायर बन रहा है, अगर y का मान r होता तो r में से कोई भी मान चुनोगे तो ये नेगेटिव भी बना सकता है। 1 माइनस 4 r नेगेटिव बन सकता है, और अगर ये नेगेटिव हो जाएगा तो x ही डिफाइन नहीं होगा, मतलब गलत हो जाएगा पूरा प्रश्न, तो r तो नहीं होगा। अब निकालेंगे कैसे वैल्यूज, देखते हैं। तो y का मान पॉसिबल या तो 0 रख दे, देखते हैं 0 रख के क्या बैठता है। अगर y का मान 0 बना तो ये पूरी संख्या बटा 0 अनंत हो गया, इसका मतलब y एक तो 0 नहीं हो सकता।
y तो निकालना है आपको, परिसर मतलब y निकालना है आपको, यही तो है परिसर y निकालना है, y सेट करके देखना है। ठीक है, तो y एक तो 0 नहीं हो सकता, आराम से सोचो। अब अगर यहां पे y का मान कोई भी y का मान 1 से बड़ा रखा तो क्या होगा, देखो देखते हो। 1 से बड़ा रखा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 काल्पनिक हो जाएगा, 1 से बड़ा नहीं हो सकता। y का मान 1/2 रखो, 1/2 पे मान दे रहा है प्रॉपर, एक तो 1/2 हो सकता है, और देखो अगर 1/2 हो सकता है तो -1/2 भी हो सकता है, और कोई भी मान रख के देखो। अब तो y का बताते जाओ मुझे, जहां पे वैल्यू आ रही हो रियल नंबर, मतलब वास्तविक संख्या आ जाए x। 1/3 रखा, 1/9, 4/9, 9 माइनस, देखो रख के देख, y का मान हाँ 2/5 रख दो। अगर y का मान रखा 2/5, क्या बैठा 1 प्लस माइनस 1 माइनस, ये हो गया 4/25, मतलब 16 बटा होल अपॉन, किस तरह के मान दे रहा है। मतलब एक बात तो इससे पता लग रही है कि मान जो है वो कैसे होने चाहिए, y के मान कैसे होने चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, 0 से 1 के बीच में हो सकता है। ठीक है, कौन कौन सा मान 0 से 1 के बीच में डिफाइन हो रहा है, 1 से छोटे छोटे और 0 से बड़े। ठीक है, अब चेक करो क्या 1/2 के ऊपर के मान डिफाइन हो रहे हैं, 1/2 से नीचे के डिफाइन हो रहे हैं। मतलब ये पता लग गया आपको नंबर लाइन में ये 0 से 1 के बीच में ही कर रहा है खेल सारा। अब यहां पे भी तोड़ो, 1/2 पे तो डिफाइन हो रहा है, अब 1/2 के आगे पीछे चेक करो। अगर 1/2 से ऊपर का मान रख के देख लो एक, और 1/2 से नीचे का मान रख के देख लो। अगर नीचे का मान रखते तो ये बन गया 1/4, 1/4 यहां रखा, 1/16, 1/4 मतलब ये बन गया √1 माइनस 4 1/4 का स्क्वायर। वैलिड है क्या, चेक करके देखो। यह आ जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस 16 1/4 3/4, वैलिड है तो आराम से। चलो इधर वाला हिस्सा वैलिड है, एक बार उधर का हिस्सा चेक करो। 1/2 से ऊपर 3/4 3/4 चेक करते हैं, नहीं है। 1 माइनस 4 गुणा 9/16 4 बार गया, नहीं, नॉट वैलिड। ये हिस्सा वैलिड है मतलब। अब नेगेटिव में आ जाओ, अगर ये पॉजिटिव में वैलिड है तो नेगेटिव में भी होगा ना, वाई स्क्वायर है। हाँ ये रख के देख लो, मान रखो ना, कैसे क्या मान रखो, उठा के रख ना, माइनस का 1/4 रख ले, ठीक है। पता लगा हमने क्या किया। जब यहां पे कंफ्यूजन वाला केस हो y माना, सुनो वापस तरीका, जब कंफ्यूजन वाला केस हो y माना, समीकरण बनाई, द्विघात बन रही त्रिघात बन रही है, वो देखा जाएगा जैसा क्वेश्चन होगा उसके हिसाब से। यहां द्विघात बनी, x स्क्वायर के पदों में ABC निकाला, x बराबर फॉर्मूला बनाया।
x प्रांत है, y परिसर है, ये अपना क्लियर है। अपन क्या कर रहे हैं, y का मान सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो y का मान ऐसा सेट कर रहे हैं कि ये हमेशा क्या है, वास्तविक संख्या बने पूरी, और वास्तविक संख्या डिपेंड हो रही है केवल और केवल अंडर रूट पे, और एक यहां बटे y पे। तो बटा y तो एक बार ही परेशान करेगा जीरो पर, तो जीरो तो हटा दिया, पहले हटा दिया आपने, जीरो हट गया। उसके बाद अब आपको यहां देखनी है वैल्यूज। तो जैसे अपन ने देखा एक के ऊपर वैल्यू रखते हैं तो दिक्कत आ रही है, तो एक के ऊपर की वैल्यू तो वैसे ही क्रॉस कर दी मैंने सारी। अब बात आ गई 0 से 1 के बीच में की, वहां पे भी दो टुकड़े बन रहे हैं, 1/2। क्यों 1/2 ही क्यों चुना, क्योंकि देखो यहाँ पे 4 है, वही खेल है 1 - 4y² बराबर 0। 1/2 ही क्यों चुना, 1 बराबर 4y², y² बराबर 1/4, y बराबर ±1/2, इसलिए चुना यही। क्योंकि जहां पे फलन 0 होता है, कोई भी ब्रैकेट 0 होता है, उसी के आगे पीछे वो अपना बिहेवियर बदलता है, प्लस, एक तरफ प्लस होता है, एक तरफ माइनस होता है। तो अपन 0 वाला ढूंढा, 0 वाला ढूंढने के लिए इसको बराबर 0 कर दिया, इसको बराबर 0 किया तो यहां तक पहुंच गए, यहां तक पहुंच गए तो -1/2 +1/2 शो कर दिया। अब चेक करना है क्या इसके अंदर वैलिड है, इसके बाहर वैलिड है, इसके अंदर वैलिड है या बाहर वैलिड है। तो पॉजिटिव वाले में अभी तुमने चेक करके बताया 1/4 पे वैलिड आ रहा है और 3/4 पे नॉट वैलिड आ रहा है। तो 3/4 1/2 के बाद होता है, इसलिए मैंने क्रॉस लगा दिया, यहाँ पे डन कर दिया। अब अगर ये डन है तो ये स्क्वायर के रूप में, अगर ये पॉजिटिव वाला डन है तो नेगेटिव वाला ऑटोमेटिक डन हो जाएगा। करके देख लो, -1/4 रख के देख लो, ठीक है, डन हो जाएगा। तो इसलिए इसकी रेंज क्या आ गई या परिसर क्या आ गया, अब y का मान -1/2 से +1/2, माइनस शामिल होगा क्या, करके देख लो, माइनस शामिल होगा क्या, बिल्कुल होगा। पहले ही बताओ, -1/2 शामिल होगा क्या, क्यों शामिल है, चेक करो शामिल है कि नहीं है, देखो अच्छे से। क्लियर कर लो पहले अच्छी चीज आराम से, क्लियर है, शामिल है, क्यों शामिल है, क्यों का जवाब तो दिया करो फिर। डिफाइन वैल्यू आ रही है, -1/2 चेक कर लेते हैं। जैसे ही +1/2 रखा है, ये बना 4, ये 0, यहाँ 1/2, 2 से 2 कट गया, 1 आ गया, डिफाइन है ना x का मान, बिल्कुल डिफाइन है। तो यहाँ पे शामिल होगा, तो आंसर आ जाएगा इसका रेंज का -1/2, +1/2 परिसर। 0 पे शामिल नहीं है, बिल्कुल हटा दो। इसमें तो शामिल है ना, हाँ सब शामिल है, 0 हटाना क्या। यहां पे देखो, यहां पे 0 1/5 0 0 1 प्लस शामिल है। हाँ हाँ, इसी में ही तो y का मान आएगा। भाई पहले अपन ने ये फिल्टर किया, फिल्टर करके रेंज निकाली, इस रेंज में बीच में आ रहा है, फिर चेक कर लिया इसको वापस, रिवर्ट चेक किया तो वैलिड आ रहा है, खत्म बात। नहीं, वो तो ऑटोमेटिकली हट गए ना, ये रेंज तो यही है ना, बाहर क्यों जाऊंगा रेंज से, 0 बीच में आ रहा है इसलिए चेक किया, 0 बीच में आ रहा है रेंज के। हाँ वापस रीचेक करो ना यहाँ पे रख के, इसी रेंज आप ले आए, ये रेंज है, अब इसके बीच वाली तो चेक करोगे। 0 पर ने जो हटाया था वो रीचेक कर लिया, रीचेक करा तो वैलिड हो गया। जो 0 हटाया था वो वैलिड हो गया यहाँ पे इसी रेंज में। तो 0 वैलिड रहेगा, तो -1/2 से +1/2 तक पूरा आएगा। घूम गया कुछ नहीं भाई, ये रेंज आ गई, ये रेंज उठा के यहां लेके गए। अब इसमें हमने एक क्रॉस किया था 0, क्योंकि 0 यहां पे क्या कर रहा था, अब वहां पे चेक किया अपन ने क्या 0 शामिल होगा कि नहीं होगा y का, 0 रख के देख लिया। भाई y में 0 आ सकता है क्या, अगर x में रख के देखा तो y में कुछ भी वैल्यू रख दो, जब ठीक है, जब x में 0 होगा तो क्या होगा, ये 0, 1 + 0 0, तो y में 0 आ रहा है ना, वैलिड है ना। हाँ तो संख्या बटा 0,
जीरो बटा संख्या, इसलिए वैलिड है। क्यों एक्स भी तो वही रहेगा यार, क्या कोई सी भी संख्या रखने बोलते हैं? अपन रेंज पहले छाट के ले आए। अरे ये वाला इसी में से छाटना है, इसी में से रीचेकिंग करिए, अलग से नहीं जाना बाहर। y की रेंज पहले ही लिया है -1/2 से +1/2, इसी में रीचेक किया है क्या जीरो पे वैलिड है या नहीं है। तो यहाँ पे x का मान 0 रखा, 0/1 + 0, 0 बटा संख्या 0 होता है, तो y का मान वैलिड हो रहा है, दैट्स वाई यहाँ पे 0 शामिल रहेगा, माइनस नहीं किया जाएगा। ठीक है, अगर नहीं होता यहाँ पे भी आने के बाद वैलिड तो माइनस कर देते। रेंज में ही चेक करना है, रेंज पहले डिफाइन करोगे उसी में ही चेक करना है, उसके बाहर नहीं जाना फिर। अब इसलिए 0 को रीचेक किया, बाकियों को नहीं किया। ठीक है, अरे मैं तो फिल्टर करते हुए रेंज ढूंढने के लिए निकला था, तो रेंज ढूंढने के लिए मैंने फिल्ट्रेशन किया। चैप्टर ही ऐसा है। हाँ खत्म सही है। बाहर नहीं जाना लिमिट से, लिमिट ऑलरेडी सेट है।